ओके। तिलकराज कक्कड़ बच्चे को नहीं पता कि माँ चली गई है, बस भगवान से कहता है कि मैं वापस। भगवान से कहता मेरी माँ को जगा दो। तो हम दोनों भाई सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे, छोटे उन दिनों में कोई एंट्री वेंट्री कुछ होती नहीं थी, तो किसी का बक्सा उठा ले, किसी ने 1 आना दे दिया, किसी ने 1 टका दे दिया, तो शाम को हम 4 कुलीगिरी। कुली का काम करते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि हमें ज़रूरत थी, हम कहते थे कि यार वो काम कर रहा है, हम नहीं। तो शुरू से दिल में कुछ ऐसा था कि नहीं यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब क्या होगा। पिता 6.5 साल की उम्र में 7 साल की चले 8 साल में ही चले गए। 1.5 साल के अंदर माता पिता दोनों चले गए, और तिलकराज कक्कड़ जो बच्चा था 8 साल का, और वो भाई बहन सब लावारिस हो गया अब हम, बिल्कुल। तो मैंने एक तो साहब कबाड़ी वाले से पैंट ली, पुरानी कपड़े मांगे, और ना औरतें होती हैं वो बैठी रहती थी सदर बाज़ार में। फिर मैं वहाँ से गुजरा जब मैं, तो मैंने कहा यार पैर में ऐसे नंगे पैर तो ठीक नहीं है। तो मेरे पास एक 1.25 रुपये का मुझे उसने एक जूता दिया जिसमें 2 टाँकियाँ लगी हुई थी, रिपेयर करके देते थे। तो अब देखो जी, मैंने शूज़ भी पहन लिए, मैंने पैंट भी पहन, मैं तो बाबू बन गया बिल्कुल। हम इंतज़ार करते थे संडे की, इतवार की, मंगलवार की, या कोई और त्यौहार की, और मैं मेरा भाई मंदिर में जाते थे। मंगलवार को क्या होता था, लोग लड्डू लेके आते, प्रसाद होता है शाम को बड़ी उसमें, और हम भी औरों की तरह लाइन में खड़े हो जाते थे। और बूंदी, लड्डू तो नहीं होते थे, बूंदी होती थी, बूंदी इसने रखी, और उस बूंदी में कहीं ना कहीं कुछ टुकड़ी बर्फी की भी होती थी। तो मैं जानबूझ के उसको कहता था बांटने वाले को, चाचा जी थोड़ी बर्फी दे दो। 7 साल दिल्ली पुलिस के शांति नगर में बिताए हैं, एक कांस्टेबल के घर में। मेरा भाई कांस्टेबल से भी नीचे था, मैकेनिक था। एक कमरा, एक बरामदा, जस्ट 1 रूम अपार्टमेंट, वो भी पुराने टाइप 1 रूम अपार्टमेंट जो होता है, आज भी है वो। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम पॉडकास्ट, यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा। आज हमारे खास मेहमान हैं तिलकराज कक्कड़, भारत की वो शख्सियत, वो इंसान, अजूबा इंसान, बेहद सुलझा हुआ इंसान, जिसने भारतीय थल सेना की वर्दी पहनी, भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनी, आईपीएस की वर्दी पहनी, और एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो चीफ की वर्दी पहनी। कम मिलते हैं ऐसे लोग। एक वर्दी पहन के उसको बचाए रखने में पूरी नौकरी गुजर जाती है। लेकिन तिलकराज कक्कड़, तिलक्या कहते थे बचपन में जिनको, ओए तिलक्या। बाद में कैसे तिलकराज कक्कड़ भारत के कई प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्रियों के साथ काम करके कारगर साबित हुए। लेकिन इस सब बड़ी चकाचौंध, बड़े पद, बड़े ओहदों के पीछे हम सबसे पहले मिलेंगे 6 साल के उस पाकिस्तान में पैदा हुए बच्चे तिलकराज से, जिसको खाने की एक टाइम की, 2 वक्त की नहीं, 1 वक्त की रोटी मैसर नहीं थी। उसी दिल्ली में फिर तिलकराज कक्कड़ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी बने। स्वागत है सर। धन्यवाद। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि आप सर शख्सियत ऐसी हैं कि जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो जाने कि 6-8 साल का तिलक्या कैसे टीआर कक्कड़ बना। जानना चाहेंगे सर पाकिस्तान की वो मेमोरी याद जो आपको याद हो, उम्र और सब चीज़ें, परिवार के बारे में। देखिए, मेरा जन्म जो हुआ वो पाकिस्तान में हुआ। जब देश का विभाजन हुआ तो मैं केवल 6 साल का था, 6 साल 6 महीने का। और अचानक बड़े समृद्ध हमारी परिवार था। मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे, और जैसे ही ये विभाजन अनाउंस हुआ
एकदम भगदड़ मच गई। और क्योंकि हम बड़े धनी लोग थे, हम हमारे ऊपर हमले होने शुरू हो गए। और वो जब हमले हुए तो जिन कपड़ों में उस रात को जिन कपड़ों में हम अंडरवियर कमीज़ ये थी, उन्हीं तीन तीन की 2 कपड़ों में हम लोग घर से भागे। और आर्मी ने हमें शेल्टर दी। वाह कैंप में फतेह जंग एक जगह है वहाँ पर, जिसे आजकल अटक कहते हैं, उसमें हमें उन्होंने शरण। फिर हम 3-4 दिन वहाँ रहे। कुछ खाने को नहीं मिला। चने मिले थे। चने मैंने एक दिन, बच्चा था, ग्रीड में खाने ज़्यादा खा लिया, गला चौक हो गया, बड़ी मुश्किल से बचा। तो पहले मुझे सबसे वहाँ से एक नसीहत मिली कि ये जो ग्रीड है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, उतना ही संभालो जितना संभल सकता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से अटारी बॉर्डर की तरफ हमें एक गुड्स ट्रेन में डाला गया, जो मालगाड़ियों में डाला गया। और हमें ये भी हिदायत दी गई कि अगर आप कोई भी सर ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि रास्ते में गोलियां चलेंगी। तो वही हुआ। हम लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जब गोलियां ऊपर सर करने की कोशिश की या कुछ और किसी तरह से देखा, तो मेरे सामने 2-3 लोग को मेरे डब्बे में ही गोलियां लगी उस वक़्त, और मर गए वो। खून था, बहुत खून खराबा हुआ। अटारी हम पहुँचे, जब स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पर जो लाशें बिछी थी खून से लथपथ थी। हमारे गाड़ी में भी बहुत खून था। तो मेरे बड़े भाई ने, जो मेरे बाद में मतलब वो जो केवल 16 वर्ष के थे, मिलख राज जी, उन्होंने मुझे अपने कंधे पे उठा के उस खून लाशों के ऊपर से लेके गए। और हम अम्बाला कैंप में, मैं उसको बड़े संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि हम अम्बाला कैंप में गए। अम्बाला कैंप में हमें टेंटों में रखा, जैसे सारे रिफ्यूजी रहे, हम केवल हम ही नहीं थे। और पहले 2-3 दिन तो कुछ खाने को नहीं मिला, पानी नहीं मिला। थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था तो उसमें जैसे चने मिल गया, थोड़ा गुड़ मिल गया, तो परिवार में एक थोड़ा सा दे जाते थे फौज वाले, तो उसको खा लेते थे। फिर जैसे 3-1 महीने हुए तो मेरे पिताजी को शायद पता लगा कि उन्हें पेंशन मिल सकती है। आपके फादर क्या थे पंजाब में? पर मेरे फादर वहाँ पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे और अच्छे, मतलब बच्चा था, लेकिन मुझे पता है कि घर में 8-10 नौकर हुआ करते थे। बहुत बड़ा घर था। घर के सामने 2-3 रोज़ घोड़े खड़े होते थे, वो क्योंकि हमें स्कूल ले जाना, हमें करना कुछ करना। तो उन दिनों में कार तो होती नहीं थी। तो मतलब वेल मेंटेन्ड, वेल सेट अप, लुक्ड आफ्टर हम लोग बच्चे थे। भाई बहनों में सर क्या उम्र किस किस की रही, जरा नाम के साथ? मेरे भाई, हम 4 बहनें थी हमारी हैं, और हम 4 भाई। मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। और इस समय दुर्भाग्यवश मेरे माता पिता की देहांत तो मैं बताऊँगा आपको, मेरे बहनों की, मेरे बड़े जितने भाई हैं सबका देहांत हो चुका, मैं केवल बचा हूँ। मैं इस वक्त 85 ईयर्स का हूँ। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि हम अम्बाला में पहुँचे, वापस ले चलता हूँ आपको। वहाँ पे 3 महीने तो मेरे पिताजी को पता लगा, थ्रू अपने कोई और मिल गए होंगे साथी, भाई अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर में जाएंगे तो उनको कुछ पेंशन 70-80 रुपये, जो भी उन दिनों में बहुत होता था, तो मिलेगी। तो ये मुझे बाद में बताया गया, मेरे बड़े भाई ने बताया मुझे। तो हम तो बच्चे थे, 7 साल के थे उस वक़्त। तो हम बाहर खेल रहे थे टेंट के बाहर, और मेरी माँ जो थी, जिसने कभी काम नहीं किया था, वो बेचारी रोटी वोटी बना रही थी, जो भी थोड़ा बहुत आटा था, ताकि पिताजी को एक रोटी दे के वो चले जाएं। वो अपना पगड़ी बांध रहे थे, उसे हम तुर्रा कहते थे, जो कि पाकिस्तान में जो पठान, हम लोग पठान हैं, हम लोग पठान हैं बेसिकली। तो जैसे उसने रोटी बनाई और मेरे पिताजी बैठे थे, तो उन्होंने कहा खाना खा लीजिए, तो पिताजी हिले नहीं, तो वैसे बैठे, उनको हार्ट फेल हो गया उनका, और वहीं कहीं उनकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हुई, अब उस वक़्त माँ केवल अकेली थी। हम तीनों, हम तीनों लोग बाहर थे, ऐसे ही खेल रहे थे। और मेरा बड़ा भाई है, जिसने बाद में मुझे पाला है, वो काम करने गया होता ताकि कुछ 1 रुपया कुछ मिल जाए, रात को कुछ खाना खुना खा लेंगे। तो जब मेरी माँ की जो चीख जो थी ना,
वो उसने हमें इतना अट्रैक्ट किया कि हम भागे अंदर, इतना हमें माँ की चीर दिया दिल चीर दिया उसने हमारा कि ये हो क्या गया है। हम तो कि माँ मतलब क्यों बच्चे थे, चीखी? हमें कुछ समझ नहीं थी। मैं 7 साल का था, मेरा बड़ा भाई 8.5 साल का था जो मेरे साथ खेल रहा था। तो हम भागे अंदर और देखा कि बस फादर तो एकदम गिर गए, डेथ हो गई। अब वो सिचुएशन देखी कि जो आदमी अब सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, पेंशन मिलेगी, कुछ बच्चों को देख रेख करूंगा, कुछ तो मिलेगा खाने को, वही ख़त्म हो गया। और फिर साहब उस रात को तो खाने का सवाल ही नहीं था, किसी के पास कुछ था नहीं, कौन देगा हमें। ये नहीं हम कह रहे कि कोई किसी ने हमें दिया नहीं, बाकी लोगों के पास भी यही इसी तरह की सिचुएशन थी। फिर हम, मेरा बड़ा भाई सुबह आर्मी कैंप, आर्मी वाज लुकिंग आफ्टर द कैंप, उन्होंने उनके पास गया और उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कुछ दिया। दिन में फिर हमने पहली जो लाश जलती मैंने देखी अपने फादर की, जबकि मैं केवल 6 साल और 8 महीने का था, 6 साल 8 महीने का था। और हम लोग वहाँ सारे लोग आए, थोड़े बहुत जो थे लेके गए कैंप वह धूलकोट पुलिस स्टेशन के पास। धूलकोट पुलिस है, वहाँ पे एक शमशान घाट बनाई उन्होंने उन्हीं दिनों में। शायद मेरे फादर की पहली लाश चली होगी उसमें। और कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें बच्चे थे, हमें क्या पता लग रहा था। कुछ यही थी कि माँ रोती जा रही थी, बड़ा भाई रोता जा रहा था। हम तो जो रोए तो रोए, उस दिन रोए, लेकिन बाद में तो पता नहीं लग रहा था कुछ हमें। बस आए और खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर मेरे जो बड़ी बहन थी, उनके हस्बैंड यहाँ दिल्ली आ चुके थे, रिफ्यूजी, वो भी रिफ्यूजी सारे थे। दिल्ली में थोड़ी उनको कहीं नौकरी मिल गई थी, वो आए और हमें दिल्ली ले आए। और दिल्ली फिर हम न्यू पुलिस लाइन में, उस वक्त रिफ्यूजी कैंप था, ये किंग्सवे कैंप आप जानते हैं, किंग्सवे कैंप जैसे आज का गुरु तेग बहादुर नगर कहते हैं, वो किंग्सवे कैंप में रिफ्यूजीज रहा करते थे। तो हमें भी वहाँ ले आए और 6 महीने में माँ जो इतनी सुंदर थी, वो इतनी मतलब तगड़ी थी, उनको टीबी हो गई। रो रो के सारा दिन रात रो रो के आंखें ख़राब हो गई बिल्कुल। तो अब उसके लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब उसके सामने 3 बच्चे हैं, उनको कैसे पालेगी वो, जब कुछ है ही नहीं किसी के लिए। तो हम भी ऐसे ही बस इधर उधर घूमते रहते थे। तो फिर वो सब बीमार हो गई, तो किसी ने कहा, उस वक्त कोई हॉस्पिटल इस तरह हमें नज़र नहीं आए, तो एक तिबिया कॉलेज में यूनानी छोटा सा हॉस्पिटल था कि वहाँ जाते थे। करोल बाग। तो सब मैं कोई 8 साल का था, 8 पौने 8 साल का था। मैं रोज़ सुबह किंग्सवे कैंप से करोल बाग पैदल जाता था, थोड़ी सी माँ के लिए रोटी लेके। और किंग्सवे कैंप से टांगे चलते थे, टांगे और एक रेड़े होते थे, जो सामान ढोते थे, ठेले होते थे, घोड़े पे चलते, घोड़ा होता था छोटा सा। तो जब उन्होंने मुझे, लोग बड़े अच्छे थे उन दिनों में, तो मुझे वो बिठा लेते थे कभी कभी, और साथ में पंजाबी में गाओ, मर जाने आजा मर जाएगा दौड़ दौड़ के, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग दे विल टेल। दौड़ दौड़ के मर जाओगे, दौड़ दौड़ के मर जाएगा, बह जा। सो दिस इज हाउ दे विल टेल मी। मैं बैठ जाता था, मैं वहाँ उतरता था, फिर शाम को वापस आता था। फिर मेरी माता जी को हम वापस आ गए, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता, वापस आ गए। फिर भी वो हम स्कूल ज्वाइन कर लिया था, किंग्सवे कैंप का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होता था कॉरपोरेशन का, तो वो ज्वाइन कर लिया था। तो माँ फिर भी उस सिचुएशन में भी, जब उसको बड़ा कम दिखता था, उसको टीबी हो चुकी थी, वो अपने बच्चों के लिए एक रोटी सुबह सुबह बना के हमें चाय के साथ दे देती थी। बस एक रोटी सूखी और एक चाय, यही हम लोग खाते थे। तो उस वक़्त एक रात को हम, माँ सो गई जैसे सोती, रात की खाना खुरा जो भी थोड़ा बहुत खाया, सो गए। सुबह जब उठे तो हम तो, नलका था थोड़े दूर 500 गज पे, वहाँ नहा नू के वापस आए। तो सोचा कि अब मम्मी जो है, माता जी हमारी बैठी होंगी, हमें रोटी देंगी। तो माता जी तो है नहीं वहाँ पे। और जब बिस्तर पे देखा, बड़े भाई को हमने शोर मचाया कि मम्मी का, माता जी कहाँ है। हम उसको भाभी कहते थे, हमारी पंजाबी में भाभी कहते थे माँ को। तो भाभी कहाँ है, तो देखा कि भाभी वहाँ पे मरी पड़ी है बिस्तर पे, उठी नहीं। पिता
6.5 साल की उम्र में 7 और साल की चले गए। 8 साल में ही चले गए। 1.5 साल के अंदर माता पिता दोनों चले गए, और तिलकराज कक्कड़ जो बच्चा था 8 साल का, और वो भाई बहन सब लावारिस तन्हा हो गए। लावारिस हो गया अब हम, बिल्कुल। तो अब देखिए नेवनेस, देखिए मेरी, मैं कितना वो था कि मुझे पता तो नहीं था कुछ। तो सामने दिल्ली पुलिस में आज भी वो मंदिर है जो हमने अपने हाथों से बनाया था। हम भी छोटी मोटी ईंटें डालते थे वहाँ पे उस वक्त। तो मैं वहाँ भागा, और भागा मंदिर में भागा। बच्चे, मेरा रिएक्शन देखिए, जब माँ का देखा मैंने भागा, तो मैं हनुमान जी के सामने ऐसे खड़े, मेरी माँ वापस कर दो, मेरी माँ। So that situation, वो सीन जो है वो उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तिलकराज कक्कड़ बच्चे को नहीं पता कि माँ चली गई है, बस भगवान से कहता है कि मैं वापस। भगवान से कहता मेरी माँ को जगा दो। 8 साल को मुझे नहीं पता है कुछ। बेचैनी थी बच्चे की। बेचैनी समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये होता था कि अब क्या, फादर नहीं है, मदर भी नहीं है, क्या करें। और उम्र सिर्फ 8 साल। 8 साल, सिर्फ 8 साल। Anyway, मेरे वहाँ फिर उनको सारे भाई बहनें 2 थी जो मैंने बताया लेके आए थे, उनको भी बुलाया गया। सब 10-12 लोग बस उठा के ले गए। निगम बोध घाट एक ही होता था उसमें, वहाँ से पैदल चले सारे, सीधे वो माल रोड पे आए और दिला के वापस चले गए। अब मेरा भाई रह गया जो कि 16 साल का था, बड़े वाले, बड़े भाई मिल्खराज। अब सारा उसके एक बहन भी थी हमारी, तो सारा कुछ 2 भाई और 1 बहन उसके सारे आ गए। अब हम 4 लोग थे। वो कमाते थे, हम भी, मैं और मेरा भाई। 6 महीने बाद ऐसा लगा हमें कि यार हम लोग बैठे हुए हैं, स्कूल जाते हैं, करते हैं। तो हम सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे, दोनों भाई छोटे, बड़े भाई को हम पता नहीं लगने देते थे कि वो चला जाता था कहीं ना कहीं धूलकोट में काम करने, ये करने वो करने। कभी वो साग दे देते थे, कभी कोई मक्का दे देते थे, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हम दोनों भाई सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे, छोटे, उन दिनों में कोई एंट्री वेंट्री कुछ होती नहीं थी। तो किसी का बक्सा उठा ले, किसी ने 1 आना दे दिया, किसी ने 1 टका दे दिया। तो शाम को हम 4 कुली का काम करते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि हमें ज़रूरत थी, पहले हम कहते थे कि यार वो काम कर रहा है, हम नहीं। तो शुरू से दिल में कुछ ऐसा था कि नहीं यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब क्या होगा। तो हम कभी 2 आने मिल गए, कभी 4 आने मिल गए। उन दिनों में 4 आने मतलब काफ़ी कुछ हो जाता था। तो इस तरह हमने कुछ महीना 2 महीने की। मेरे भाई को पता लग गया, उसने फिर हमें बहुत गुस्सा किया उसने कि तुम पढ़ो सिर्फ। ही वॉज मैट्रिक, ये इसने 16 जब आए थे तो मैट्रिक कर चुका था वहाँ से, तो पढ़ा लिखा था। तो फिर हमारे किसी रिश्तेदार को पुलिस का पता था, तो उनके गया कि भाई ये 16 साल का है, इसको परिवार पालना। उन्होंने कहा नहीं, पुलिस वाला तो, सिपाही को तो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इसको कहीं लगा लो तुम। तो उसको वर्कशॉप थी उनकी दिल्ली उसमें एक अप्रेंटिस लगा दिया, मैकेनिक। दिल्ली पुलिस की वर्कशॉप। हाँ, वर्दी वाला नहीं, बिना वर्दी। उसमें उसको 50 रुपये देते थे उन दिनों में। और फिर बाद में उसी दिल्ली पुलिस के आप कमिश्नर बने। ये तो मेरी सौभाग्य कहिए कि मैं उसी दिल्ली पुलिस का फिर कमिश्नर बना। और ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो हम वहाँ पे ये करें। और ये ओल्ड पुलिस लाइन में वर्कशॉप थी, हम न्यू पुलिस लाइन शांति नगर में रहते थे। मैंने अपने जीवन के पहले 7 साल दिल्ली पुलिस के शांति नगर में बिताए हैं। एक कांस्टेबल के घर में। मेरा भाई कांस्टेबल से भी नीचे था, मैकेनिक था। 1 कमरा, 1 बरामदा, जस्ट 1 रूम अपार्टमेंट। वो भी पुराना टाइप 1 रूम अपार्टमेंट जो होता है, आज भी है वो। अभी कुछ दिन पहले, कुछ 4-5 महीने पहले, मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैं गया था वहाँ न्यू पुलिस लाइन में, किसी फंक्शन पे बुलाया था उन्होंने। मैंने कहा यार ज़रा गाड़ी इधर से घुमाना तू जरा, उसी मकान में जहाँ रहे। और मैं वहाँ गया। वहाँ पर मैं गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करनी पड़ी मुझे। मैं पैदल गया वहाँ पे D16 शांति नगर में मैं गया। वहाँ पे इस वक्त एक कुक रहता था, एक कुक। उसको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे रहा हूँ 7 साल, इस मकान में रहा हूँ,
उसके बाद तो नहीं रहा मैं, लेकिन 7 साल में उसके बाद तो मैं थोड़ा बहुत आया, कभी 1 महीना आ गया, कभी 15 दिन आ गया, तो मैं यहाँ पे मेरा ये छाप है। तो मैंने उससे फिर मैंने अंदर, मैं क्या मैं उस अंदर जा सकता हूँ, तेरे कमरे में अंदर जा सकता हूँ? उसने कहा आइए साहब अंदर जाइए। फिर बाद में लोगों को पता लगा अरे ये तो कक्कड़ साहब थे तो बड़ा फिर वहाँ पे हुआ वो, मैं चुपचाप अपना गया, जस्ट आई वांटेड टू, मुझे वो लगा कि यार मैं एक बार उस जगह पे देख, जिस जहाँ पे मैं पला हूँ इतना, और वहीं था कि सारे कांस्टेबल रहते थे, पुलिसमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो मैं बच्चा था, लावारिस टाइप का था, तो कभी कोई कहेगी मुझे, वो कहेगी वो तिलकिया, वो ये ले दुवन्नी ना, वो होती थी क्या, आधा आना होता था, ले लिया, जब बाजार से दही लिया मेरे लिए, तो नंगे पाँव में गर्मियों में भाग के जाता था, वो पीछे दुकानें थी वहाँ से ले आता था। फिर पहले तिलकिया बुलाते थे, फिर मुझे जब मैं नौकरी मेरी लग गई और मैं जब चला गया, फिर वापस आया 3-4 साल के बाद वहाँ पे, तो फिर मुझे तिलक बुलाने लग गया। और जब उनको पता लगा कि मैं फ़ौज में अफसर बन गया हूँ, और फिर तो अब मेरा नाम जो है वो तिलक राज हो गया, ओरिजिनल जो नाम। तो इसका यह है कि मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि आपका नाम किस तरह से लिया जाएगा, ये आपकी लाइफ में पोजीशन कैसी है उस पर निर्भर करता है। लोग आपको किस तरह बुलाएंगे, वो कहाँ, वो तिलकिया, तिलक और तिलक राज जी, तो इतना चेंज आ जाता है लोगों के, और अपने आप स्वभाव में चेंज आता है जब आपकी पोजीशन वो देखते हैं। ठीक है जी। तिलका साहब, संघर्ष बहुत था, यादें रुलाती हैं अभी भी। जिस एक कमरे के मकान में रहे, फिर दिल्ली के कमिश्नर बने, और जब आप रिटायर्ड हो गए, हर जगह से सुख भोग के, दुख भोग के, तब उस मकान को देखने गए। आप लड्डू मिल जाए पेट भरने के लिए, पैसा नहीं था, मंदिर और गुरुद्वारे में हलवे के लिए बैठे रहते थे, जैसे आज लाइन लगा के गरीब लोग बैठते हैं। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है कि क्योंकि जब मैं शांति नगर में रहता था शुरू में, जब तक मेरे भाई की नौकरी नहीं लगी थी, या वो कमाने लायक नहीं कमाने लगे थे, वो 1 साल का ऐसा समय था जबकि हम इंतज़ार करते थे संडे की, इतवार की, मंगलवार की, या कोई और त्यौहार की, और मैं मेरा भाई मंदिर में जाते थे। मंगलवार को क्या होता था, लोग लड्डू लेके आते, प्रसाद होता शाम को बड़ी उसमें, और हम भी औरों की तरह लाइन में खड़े हो जाते थे, और बूंदी, लड्डू तो नहीं होते थे, बूंदी होती थी, बूंदी इसलिए रखी, और उस बूंदी में कहीं ना कहीं कुछ टुकड़ी बर्फ़ी की भी होती थी। तो मैं जानबूझ के उसको कहता था बांटने वाले को, चाचा जी बर्फ़ी, थोड़ी बर्फ़ी दे दो, तो बर्फ़ी देते तो खुश हो जाता था। और इस तरह, और उस रात हम अपना पेट भर लेते थे। इसी तरह संडे को गुरुद्वारे चले गए, वो जो प्याऊ गुरुद्वारा है वहाँ पे प्रताप बाग में, वहाँ जाते थे हम लोग, तो अच्छा खाना मिलता था, हलवा मिलता था, सब सारे जाते थे, 8-10 लोग बच्चे थे, हम सब चले जाते थे ऐसे ही। तो इस तरह हमने तकरीबन 1 साल काटा, एक टाइम का अच्छा खाना खा के, इस तरह का, गुरुद्वारे और मंदिरों। तिलका साहब, स्कूल में एडमिशन मिला, सरकारी स्कूल में, बैड टच और गुड टच, इसका वो आपको एहसास कराया गया था, और आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि वो इंग्लिश टीचर का वाकया, फिर दूसरा इंग्लिश टीचर मिला, वो भी महान मिला, जो पेंसिल जेब में जानबूझ के रखता था, वो क्या था? मतलब आप ऐसा था साहब, मैं पहले तो कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ा, फिर जब 6th में हुआ तो फिर गवर्नमेंट स्कूल था किंग्सवे कैंप में। मेरे साथ बैठे हुए ड्राइवर साहब मुझे ले जाते हैं, आज मैं जाता हूँ उस स्कूल में, ऐसे मैं एक बड़ा प्राउड, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, बड़ा प्राउड फील करता हूँ, बच्चों को एड्रेस करता हूँ वहाँ पे, काफ़ी कुछ मैंने किया उस स्कूल के लिए भी। तो वो एक टीचर था मल्होत्रा, मल्होत्रा, वो ऐसा बदतमीज़ आदमी था कि
जानबूझकर अपने जेब में रबर रख ली, पेंसिल रख ली। और हमारे क्लास में उस वक्त 4-5 लड़कियाँ थी बेचारी। आजकल नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट नहीं होती, कम होते थे तो इतने तो हो जाता था। तो लड़कियों को कहता था मेरे जेब से निकालो, तो वो मतलब वो फिर बताती कि बड़ा, तो हमें फिर उसको अपनी तरह से डील करना पड़ा। हम लोग बच्चे उसमें 6, 7, 8 साल 8वीं में पढ़ते थे, तो बड़े शैतान होते थे हम लोग भी। तो इस तरह की चीज़ें भी सहनी हमें देखनी पड़ी। और एक वो और थे मिस्टर, हमारे इंग्लिश के पहले टीचर, ये दूसरा है, पहला टीचर मिस्टर बहल थे, जिनकी 2 बीवियां थी। जिनकी 2 बीवियाँ थी और मॉडल टाउन में रहते थे। कोठी बनी थी और ऊपर 8-10 कोठियाँ थी उन्होंने वो बना भी रखी। ऐसी करामात करते वो भी थे, ऐसी बैड करामात टच। करते थे कुछ। और फिर हमें कहते थे कि मेरे वो गोडी दे दो, मेरे पौधे लगा दो, मेरी लॉन को खोद दो, करते थे। अब क्या करें, अगले दिन स्कूल भी जाना होता था। तो हाँ, मतलब गरीबी, गुर्बत, लावारिस गरीबी होने का। गुर्बत जो है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ना केवल करवाती है, सहनशीलता भी देती है कि भाई इसके अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं है आपके पास। तो हम फिर ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर हमें बोला था, उसे हम फटीक कहते थे, हमें हमारे से वो एक्स्ट्रा काम करवाता था अपने उसमें टीचर जो है बहल। और दूसरा ये मल्होत्रा था, इस तरह की हरकत करता था। इसको तो हम लोगों ने खूब, इसको तो हमने फिर कंप्लेंट कर निकलवा ही दिया था इसको, मल्होत्रा को। लेकिन वो तो बड़ा टीचर था। तो जो सर घूमने फिरने का बचपन था, बहुत ही बुरे हाल में थे, फटे हाल कहें अगर तो गलत नहीं है। जब आप अमरूद खाने गए थे और वहाँ अमरूद तो खा लिया आपने, माली की नज़र थी, हाँ, वो उससे कहता था किताबें कि छीन ली। वो क्या होता था साहब कि हम 4-5 थे। मैं था, मेरा भाई था, एक मेला राम था, एक किशन था, एक रोशन। तो हम लोग अब जैसे ना यार, केवल एक रोटी से, एक ज़रा सी दाल से तो बन पेट नहीं भरता था। तो हम क्या करते थे, वो जो आज प्रताप बाग है, ये सारे बाग हुआ करते थे। कुछ विजयनगर एक था, बाकी सब बाग ही बाग थे। आज जो आपका मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन है, ये सब प्रताप बाग वाला। तो इसमें अमरूद, लोकाट और बेर हुआ करते थे। तो हम जाके दिन में ना 2-4 कच्चे पक्के अमरूद खा लिए, तो कुछ बेर खा लिए, जो भी फ्रूट वहाँ उन दिनों में है वो खाते थे, अपना पेट भर लेते थे। अब 10वीं का इम्तिहान था, तो अगले दिन इंग्लिश का पेपर। तो हमने फिर सोचा, हमने कहा चलो यार वहाँ जाते हैं, बैठेंगे छाया में बैठ के पढ़ते। घर में जगह नहीं थी पढ़ने की, या तो हम रात को लैंप के, स्ट्रीट लाइट्स लगी थी उन दिनों में, एक बल्ब होता था, आजकल की तो बड़ी मुश्किल से दिखाई देता था। तो हम फिर दिन में ही ना बाग में चले जाते थे, उसके पेड़ों के नीचे। अब पेड़ों के नीचे पढ़ते पढ़ते दिल करता था कुछ खा लें। तो हमने, तो एक दिन ये था, एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अंदर हम गए तो माली इस बार बड़ा चालाक, पहले तो हमें गुलेलों से मारता था वो, तो इस बार बड़ा चालाक निकला। उसने कुछ नहीं किया, आके हमारी सारी किताबें ले गया बाहर से। अब हम वापस आए तो सारी किताबें ही नहीं। आप अमरूद तोड़ने में लगे थे तो? हम अमरूद तोड़ने में लगे रहे। खाने देखा, हमने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन गया, इम्तिहान दे दिया बिना किताबों के। बिना किताब क्या, मतलब इतना तो दिमाग था। और पास हो गए? पास। देखो साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत, आर्मी का दिया, APS का दिया, ये दिया, मैं फेल नहीं हुआ। और मैं कभी 2nd डिवीज़न से ऊपर गया भी नहीं हूँ। 2nd डिवीज़न से ऊपर मैं नहीं गया। फर्स्ट तो मुझे लिखना भी नहीं आता, फर्स्ट डिवीज़न कैसे लिखते हैं, मैं 2nd लिख देता हूँ, 2 ND कर देता हूँ। तो एक सर वो किस्सा जिसमें पहली बार जूते पहनने को मिले थे दिल्ली की सड़कों पे। तिलकराज कक्कड़ जिस दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, लेकिन जब गरीबी गुर्बत के थे, लावारिस जीवन बिता रहे थे, माता पिता सिर पे नहीं थे, वो मैं सुनना चाहूँगा। पहली बार जब जूते पहने, पैंट पहनी, बाबू साहब बनने का मन हुआ? सब ऐसा हुआ कि मैं जब 10वीं मैंने कर ली, विच वॉज इन 1956 अप्रैल। अब आप हिसाब लगा लो, मैं 15 साल 4 महीने का था। तो मेरा जन्म दिसंबर 40 का है, विच मीन्स 41 का है वर्चुअली। ओके, तो मैं 56 में मैंने मैट्रिक की।
बीच बीच 15 साल 4 महीने में मैंने मैट्रिक कर ली, क्योंकि मैंने बताया ना मैं कभी फेल नहीं हुआ, चाहे कोई बस्ता ले गया मेरा नहीं ले गया, मैं अपना ध्यान सीरियस आदमी था मैं, बीच में मजाक मुँह करता रहता लोगों से। तो इस बीच में मेरा जो बड़ा भाई था 1.5 में, उसको मेरी बहन एक भुसावल रहती थी जलगांव में, वो उसको ले गई थी और उसको वहाँ पे एक डिफेंस डेपो में अप्रेंटिस करवा दिया था। वो 8वीं जमात पास करके वो चला गया था। तो सब जब मैट्रिक अभी अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मई में मैं कमला नगर में, मुझे किसी ने कहा कि कोई है, किसी ने बताया कि वहाँ वो है, उसको एक किसी की ज़रूरत है काम करने वाले की। तो मैं कमला नगर में शॉप नंबर 56 है या 65 है, मुझे याद नहीं, पर मैं पिन पॉइंट में आज भी कर सकता हूँ। तो मैं गया तो उसने मुझे कहा मैं तेरे को 1 रुपया दिन का दूंगा। तो मैं किंग्सवे कैंप से कमला नगर आता था, कमला नगर, और मेरा काम था कि सुबह वो दुकान मैं खोलूं, चाबी किसी और वहाँ थी मंदिर में रखा हुआ था, उसने मैं वहाँ से लेता था, खोलता था, खोल के मैं झाड़ू मारता था उस पर, और फिर जितने भी उसके वो इसकी क्रॉकरी की शॉप थी तो उस पर सब साफ़ सूफ करना, थोड़ा पानी वानी छिनकना, और उसके बाद वो आता था 10 बजे, मैं चला जाता था, 8 बजे पहुँच जाता था वहाँ पे, सारा करके सब कुछ साफ़ सूफ करके। तो सब मेरा ये काम था। दोपहर को वो शक्ति नगर में रहता था, उन दिनों में शक्ति नगर पड़ रहा था, भले आप इमेजिन करो मई जून का महीना, मेरे पास वो खाली चप्पल भी नहीं, तो पैर ऐसे ही चला जाता, नंगे पैर जाता था, एक निक्कर थी और एक छोटी सी कमीज़ कुछ पहनी होती थी, तो वहाँ जाता था तो उसका खाना लाता था। अब वो खाना खाता था, उसमें इतना भी उसका दिल नर्म नहीं था कि ये बच्चा आज सुबह 8 बजे का है, अभी तक इसने खाना नहीं खाया है और इसके पास है भी नहीं खाना। ओके, तो मैं उसका खाना लाता था। 30 दिन हो गया, उसने मुझे 30 रुपये दे देते, ठीक है, उन दिनों में, आई एम टॉकिंग 1956। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब मैं एक कुछ साफ़ कर रहा था तो एक इस तरह की कोई चीज़ थी, ऐसा वाज, उस वक्त तो मुझे अंग्रेज़ी में इसका शब्द आता नहीं था, मेरे लिए तो गमला था ये, तो वो करते करते टूट गया इस तरह, और जब 30 दिन कहता तेरी तनख्वाह नहीं दूँगा, वो 40 रुपये का था, बहुत कीमती था मेरा, तो तेरी तनख्वाह, मैं वहाँ, दैट इज़ दी ओनली टाइम, मतलब जो मैं अदर दैन मेरी अपनी जो चीज़ें हुई हैं, मुझे थोड़े आंसू आए, और मैं वहाँ से मैंने कहा मैं कल से नहीं आऊँगा इसके पास। उसने मुझे नहीं दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो 30 रुपये भी नहीं दिए उसने 30 दिन के आगे। मैंने अपने भाई का, मैं जा रहा हूँ, मेरे शरण कुमार जो मेरा भाई है, बड़ा भाई मेरे से, जो हमारा बड़े वो था आपस में 1.5 साल के फ़र्क, वो बड़ा था, तो वो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब वो जा रहा है तो वो कहता है कि क्या, उसने मुझे 10 रुपये दिए, तो मैंने अपना फ्रंटियर मेल जाती थी उन दिनों में, मैंने एक तो साहब कबाड़ी वाले से पैंट ली, पुरानी कपड़े मारे होते हैं, औरतें होती हैं वो बैठी रहती थी सदर बाज़ार में, फिर मैं वहाँ से गुजरा जब मैं, तो मैंने कहा यार पैर में ऐसे नंगे पैर तो ठीक नहीं है, तो मेरे पास एक 1.25 रुपये का मुझे उसने एक जूता दिया जिसमें 2 टाँकियाँ लगी हुई थी, रिपेयर करके देते थे। तो अब देखो जी, मैंने शूज़ भी पहन लिए, मैंने पैंट भी पहन, मैं तो बाबू बन गया बिल्कुल। उन 10 रुपये में से खर्च कर, उन 10 रुपये खर्च करके मैं जब वहाँ पहुँचा, अब रास्ते में देखिए भाई गाड़ी में बैठ गया, अब मेरे पास 1.25 रुपया इस वक्त, और एक मेरे पास थैला है जिसमें एक मेरा कुर्ता और पजामा और है, बस ये मेरी सारी प्रॉपर्टी थी उस वक्त। तो अब लंबा है, उन दिनों में काफ़ी टाइम लगता था मुझे खाने को, मैं नीचे उतरूँ पानी पीऊँ, और भुसावल में एक मराठी औरत थी, मुझे मराठी नहीं आती थी उस बचपन में, क्या था मैं, तो वो देखती थी मैं नीचे जाता पानी पी के वापस आ जाता हूँ, तो उसने फिर अपनी, अब देखिए कितना फ़र्क है, एक दुकानदार है, एक ये औरत है, ये भी गरीब ही होगी, लेकिन उसके पास भाकरी थी, ज्वार की रोटी हुआ करती थी, वो होती थी उन दिनों में, महाराष्ट्र वाले बहुत खाते हैं ज्वार। तो वो मुझे कहती है जेवन झाला का, जेवन झाला का, मराठी में अब मुझे पता है कि इसका मतलब यार खाना खाया तूने, जेवन झाला का। तो उसने जब किया, मैंने कहा
उसने मुझे, उसके पास 2 रोटी थी, उसने मुझे 1 रोटी मुझे दे दी, और उस रोटी के ऊपर उसने कुछ चटनी रख दी लहसुन की या किस चीज़ की। मैंने वो खाई और मैं भुसावल पहुंच गया। इंसान 2 हैं, एक के पास है वो आपको कुछ नहीं देता है, एक के पास कुछ नहीं है लेकिन वो औरत है, वो आपको अपनी रोटी में से अपनी आधी रोटी देती जो है, जिसने 2 खानी थी वो 1 खा रही है, 1 आपको दे रही है। है। और एक दिल्ली के लाला जी जिसने तनख्वाह भी नहीं दी, तनख्वाह भी नहीं दी। वही मैं कह रहा हूँ 30 रुपए, वो भी 30 रुपए मेरे बनते थे, उसने नहीं दिया मुझे। अगर ये चलो इंसान अच्छा का फर्क है बस। देखो जी, अच्छा जो होता है, ईश्वर जो करता है भाई साहब वो अच्छा करता है। अगर वो मुझे 30 रुपये देता, मैं शायद वहीं रहता और नौकरी कर लेता। भुसावल इतनी दूर नहीं जाता नहीं, मैं कभी घर से मूव ही नहीं करता, मुझे क्या ज़रूरत थी मूव करने की। तो अच्छा, जब मैट्रिक की तो यूनिवर्सिटी में अब पढ़ना चाहता था लेकिन पैसा नहीं था भाई। मैं भी चाहता था कि उन दिनों में करोड़ीमल कॉलेज नया नया खुला था और ये हंसराज भी उन दिनों में शुरू हो गए। मेरे साथ के कुछ लोग गए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं जा सका। तो मैं इधर नौकरी कर रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा पैसा। पहुंचे सर, फिर भुसावल पहुँचे तो मेरा भाई मुझे मिला और बस उसके बाद मैं और मेरा भाई और 2 आदमी और थे, अपना मलयाली थे, सेबेस्टियन और जोसेफ। 4 आदमी हम लोग एक कमरे में रहते थे। तो मेरा काम होता था कि मैं एक हफ्ता के मैंने तो वही सब खाना खूना, जो मुझे खाना खूना बनाना आता है क्योंकि घर में भी यहाँ जब कोई नहीं था तो मैं बनाता था, हम लोग सारे बनाते थे, आपस में दाल बना ली, सब्जी बना ली, तो वहाँ भी मैंने बनाता था। लेकिन फिर मैंने कहा यार भाई को, मैंने कहा मैं क्या तो वहाँ पे वो बड़े बड़े टैंक होते थे फौज के, डिफेंस डिपो था वो, तो उसमें वो आपको 1 रुपया रोज़ देते थे डिफेंस उनको साफ़ करने के लिए। तो वो मैंने कहा मैं भी करूँगा। तो हम जाते थे 40-40 फीट ऊपर चढ़ते थे, बड़ी गर्मी थी तो हम वो साफ़ करते थे, उसको करते। वो साला 1 महीने में मुझे टीबी हो गई, वो अंदर वो सारा जंग डस्ट लेके। तो मेरे भाई ने कहा छोड़ दो उधर। तो हम जो भी हुआ, दवाइयाँ दी वहाँ पे, सब कुछ हुआ, ठीक हो गया क्योंकि यंग था तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद साहब मैं थोड़ी बहुत नौकरी मैंने की एक ठेकेदार के पास, वो मुझे 2 रुपये रोज़ देता था और मेरा काम था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। उन दिनों में मैट्रिक बहुत आदमी जो पढ़ गया तो लिखता था नाम कितने पैसे किसको दिए, कौन सा ट्रक आया, कौन सा, जैसे करते हैं सुपरवाइजर करते हैं, तो उसको करते तो ठीक था आदमी। फिर मुझे मेरा भाई एक दिन आया तो कहने लगा ये एडवर्टीजमेंट निकली है, एयरफोर्स में भर्ती होनी है और ये होनी है 40 गाँव में, महाराष्ट्र में, दूर था, 200 किलोमीटर था। मैंने कहा मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल, मेरा हाइट। मैं जब दिल्ली से गया था तो मैं बहुत पतला दुबला था, मेरे पास खाने को नहीं था ना। तो जब मेरा भाई के पास गया तो यहाँ हम लोग वो नज़दीक ताप्ती रिवर थी, मच्छी पकड़ते थे, लोग देते थे, हम ज़्यादा खाते, तो हम सेहत अच्छी हो गई। फिर कुछ कमाने लग गया, थोड़ा फ्रूट भी खाने, केले खाने लग गए काफ़ी। तो मैं साहब वहाँ पे मैंने कहा एयरफोर्स की भर्ती के लिए जाते हैं। तो भाई साहब एयरफोर्स की भर्ती के लिए वो रात को गाड़ी पे बैठे और गाड़ी में जगह नहीं थी। तो आपको याद होगा कि पहले जो 3rd क्लास कंपार्टमेंट होते थे, सामान रखने की एक रैक होती साइड में, हाँ साहब, हम उसके ऊपर चढ़ के मैं सो गया नीचे जगह नहीं मिली, क्या करें। तो गया वहाँ पे, उन्होंने पहुँच गए, उन्होंने अपना फिटनेस लिया, रिटन कुछ टेस्ट लिया और फिर मेजरमेंट ली, ठीक थी। वेट मेरा कम था अभी भी, उनको चाहिए था 52 kg, मेरा था कोई 50 kg, 50 क्या कहते शेर, उन दोनों शेर कहते, 50 शेर थे। तो साहब वो इतने अच्छे लोग, मतलब आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। वो जो एक सार्जेंट था जो कि मेजरमेंट ले रहा था, 3 फीती वाला एयरफोर्स का, मुझे कहता है वो बेवकूफ़ आदमी, और तू जा पीछे जा, वहाँ पे बैरक के पीछे ना केले वाला खड़ा है, तू जा, अभी मैं तेरा कुछ नहीं लिखता, तू 12 केले खा के आ जा तो मैं वहाँ गया, उसके कहने पे 2 आने के दर्जन केले मिले मुझे। उन दिनों में 2 आने के दर्जन मिला करते थे, दर्जन केले मिले मुझे। मैं 12 केले खा के आया, अपने थोड़ा सा पानी पूनी पी के आ गया। कहता अब ठीक है, अब तेरा 52 kg हो गया। कहता उसने मुझे भर्ती कर लिया। मतलब अच्छे लोग कितने होते हैं आपको।
अच्छे कोई भैया नहीं कि उनके पास पैसा होना चाहिए, वो पढ़े लिखे ज़्यादा हों, अच्छे हर जगह मिलते हैं मन से और स्वभाव से। स्वभाव से। तो उन्होंने मुझे कह दिया, मैं एयरफोर्स चला गया जी। एयरफोर्स में मुझे बेंगलोर, मैं आ गया वापस, फिर समय आ गया जाना है तो बेंगलोर पहुंच गया जी। हमारा जलहाली एक जगह है बेंगलोर में, पोस्टिंग मिली। पोस्टिंग मतलब ट्रेनिंग होनी है अभी तो। सैलरी क्या थी सर? 80 रुपया। पद क्या था? पद मेरा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बराबर, एयरमैन। जो सबसे स्टार्ट एयरमैन। एयरफोर्स में कोई फीती नहीं, कोई कुछ नहीं। 80 रुपये पे इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन बने। किस सन की बात है सर ये? सब ये है 1957 अप्रैल की। कितने दिन सर एयरफोर्स में रहे? मैं एयरफोर्स में रहा साहब 6.5 साल। कितनी तनख्वाह पे आप फिर इंडियन एयरफोर्स से इधर मूव कर गए इंडियन आर्मी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रक आया उनका एयरफोर्स का, हमें रेलवे स्टेशन से ले गए अपने क्या, और हम पहुँचे थे सुबह सुबह, रात को पहुँचे थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन। सुबह पहुँचे, करते करते 11-12 बज गया। फिर उनका चलो लंच करो। तो साहब वो वहाँ पे एयरफोर्स में जो मेस थी, अच्छी मेस, बेंच लगे हुए, खाना, चिकन मिला हमें, ये दाल मिली, सब्जी मिली। मैं अगर गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान छोड़ने के बाद 47 मैंने पहली बार भरपेट खाना खाया अगर, तो एयरफोर्स में जिस दिन मैं लैंड हुआ। सन याद है कुछ? अप्रैल 57। उम्र मेरी होगी 17 साल। 6 साल की उम्र में पाकिस्तान से भाग के जान बचा के 11 साल के बाद मैंने भरपेट खाना खाया। और उसके बाद तो एयरफोर्स में 80 मिलते थे। खाना तो फ्री होता है ना, फौज में खाना फ्री होता है, एयरफोर्स आर्मी नेवी में फ्री होता है, अकोमोडेशन फ्री होती है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है वहाँ पे। पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हो, तो आपने साबुन लेना है। मैं तो शेव भी नहीं करता था उन दिनों, मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी, बच्चा था। तो वो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या मज़ा आता है जब कि आपको खाना भरपेट मिल जाए एक बार। एक उस भूखे बच्चे को जिसको एक रोटी नहीं मिलती थी एक टाइम में, मतलब कई बार तो बगैर रोटी खाने हो जाता, ऐसे ही सो जाते थे हम लोग, पानी पी के ही सो जाते थे भूखे किसी टाइम पे। तो पर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये मेरे साथ नहीं था, ये ज़्यादातर रिफ्यूजियों के साथ था। मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा इसलिए था कि मेरे माँ बाप दोनों का देहांत हो चुका था और मैं छोटा बच्चा रह गया था। लेकिन जिनके माँ बाप थे भी, या माँ या बाप थे, वो भी मेरे से कोई ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी नहीं उस वक्त व्यतीत कर रहे थे। थोड़ी शायद अच्छी, क्योंकि माँ जो होती है बच्चे को भूखा नहीं सोना देती है। अब भाई है एक, वो चला जाता है सुबह, शाम को रात को आता है, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मेरे भाई की शादी होगी तो भाभी बहुत अच्छी थी, वो हमको करती थी। मैं 2-3 साल मैं उनके साथ भी रहा। तो उसके बाद साहब मैं पुणे में रहा। पुणे में जब बेंगलोर से पुणे आ गया, मेरी पोस्टिंग पुणे हो गई एयरफोर्स में। ट्रेनिंग के बाद मैं पुणे आ गया। पुणे में जब मैं नौकरी करता था तो मुझे 2 अफसर मेरे ऊपर थे, एक स्क्वाड्रन लीडर मूर्ति और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट रावत। ये 2 अफसर थे, तो मेरा उनसे इंटरेक्शन होता था। अभी मैं 10वीं पास की हुई थी मैंने सिर्फ, और 1 साल हुआ था। तो मुझे एक दिन मूर्ति साहब बुलाते हैं, स्क्वाड्रन लीडर साहब, कहते हैं बट जो अच्छा अंग्रेज़ी फौज एयरफोर्स में केवल अंग्रेज़ी बोलते थे उन दिनों में। तो क्योंकि रोज़ हर वक्त इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश भी आ गई। पहले नहीं आती थी, पहले तो लंच भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि लंच करने जाओ, तो मुझे ये नहीं पता लंच क्या होता है। तो मैं तो वो कह रहे खाना खाने जाओ मेस में, तो इस तरह होता है। कभी हमें बताया नहीं किसी ने, लेकिन वहाँ पर हमें आ गई इंग्लिश, बहुत जल्दी आ गई, बहुत जल्दी। मतलब वो होता है माइंड अपना सीखने का। तो मुझे कहता कि तुम ककर, यू डोंट बिलोंग हेयर। अब आई रिमेंबर इस वर्ड। मैं कहता मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कि यू डोंट बिलोंग हेयर। मैंने कहा क्या? नो, यू शुड बी एन ऑफिसर। उसके वर्ड्स हैं।
मैं कहा सर आई एम ओनली ए मैट्रिकुलेट, आई कांट, मैं तो, नो यू मस्ट स्टडी, यू विल बिकम एन ऑफिसर। ये उस आदमी के, स्क्वाड्रन मूर्ति और रावत के ये शब्द थे। तो मैंने कहा सीखा है। तो साहब मैंने फिर, मुझे दिल में आया कि चलो यार ये लोग कह रहे हैं तो पढ़ते हैं अब। तो मैं वहीं पर पुणे में, जब सब लोग सो जाते थे, सीढ़ियों के नीचे एक बल्ब मैंने ज़बरदस्ती लगाया था, एक स्टूल लकड़ी का छोटा सा बनवाया मैंने, और उसके नीचे मैं बैठ के, जब सब सो जाते थे, मैं रात के 9 बजे से लेके सुबह 2 या 3 बजे तक पढ़ता था। जब उन्होंने ये कहा तो मैं छुट्टी आया, मैं यहाँ से किताबें ले गया। अब मैंने पहले तो इंटर करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 10th हूँ, इंटर करना। पंजाब यूनिवर्सिटी उन दिनों में ओपन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो मैं वहाँ आया, किताबें ले गया, और टाइम मेरा हो गया था 2 साल बाद कर, मैं तो 3 साल हो गए थे। मैं वहाँ गया, जैसे आया, एडमिशन फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। अब इंटर हो गया, अब बीए करना है। तो फिर मैंने वही 2 साल काम किया, उसके लैंप के नीचे बैठ के, टेबल अपना, रात कई बार मुझे वो आ जाते थे सार्जेंट, कम ऑन लाइट्स, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ, मैं बंद कर देता, जाते थे, फिर चला लेता था। मैं इतना मतलब वो था कि पढ़ना था। वो जैसे कहते लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ, तो ऐसे मैं उसको बंद कर देता था, और फिर 15 मिनट बाद फिर जला के फिर बैठ जाता। मुझे पता अब आएंगे 2 घंटे बाद ये, तो उसका वो करता। और फिर मैं ड्यूटी करता था कांस्टेबल की, जैसे गार्ड ड्यूटी करनी, ये करनी, एयरफोर्स में जैसे आर्मी में होती है, पुलिस में होती है, सब करते थे। तो साहब फिर मैंने वहाँ से चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में एग्ज़ाम दिया, पास हो गया साहब, ग्रेजुएशन। डिवीज़न सेकंड ही रही साहब, फर्स्ट नहीं आई साहब। कोई बात नहीं, लेकिन नहीं कोई हमारे लिए तो टारगेट तो फुलफिल हो रहा था ना। फुल टारगेट फुल। अब ग्रेजुएशन, अब तो मैं ग्रेजुएट हो गया। अब सब बात ये है कि क्या बताएं कि ग्रेजुएट होने के बाद मुझे अब लगा कि हाँ यार, पढ़ाई में कुछ फ़ायदा है। मैं वो व्यक्ति हूँ साहब जिसने कभी कॉलेज की 4 दीवारी नहीं देखी, कॉलेज का कमरा नहीं देखा, यूनिवर्सिटी का एरिया नहीं देखा, और ग्रेजुएट होके प्राइवेट, मैंने कोई किसी की कोचिंग नहीं ली, किसी का कुछ नहीं, अपने आप किताबें लाता था, इधर से ले जाता था। सारा पैसा जो मेरा होता था ना, मैं उन दिनों में किताबों में खर्च करता। कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा और मैंने नहीं IPS देखा, बन गए। लेकिन उसके बाद मैंने बड़े बड़े कॉलेज में जाके भाषण दिए, उसके बाद भी बताऊंगा आपको, सीफन में भी दिए, हिंदू में दिए, फ्रा में दिए। तो मैं सोचता था यार ये किस्मत की, देखिए ना, मैं तो कभी देखा ही नहीं कॉलेज होता क्या है, कॉलेज के क्लासरूम क्या होता है, लेकिन किस्मत जो करेगी तो करना ही है। ओके, सो मैं फिर ये सब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया एयरफोर्स में रहते हुए। एयरफोर्स रहते हैं। तो अब मैं ग्वालियर पहुंच गया था। ग्वालियर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था एयरफोर्स का एक, तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई एज ए हेल्पर। अब मैं 2 फीतियाँ लग गई थी मेरे, कॉर्पोरल प्रमोशन हो गया था। प्रमोशन हो गया था साहब। मेरी तनख्वाह भी 100 रुपया हो गई थी। अब 100 रुपये तनख्वाह और प्रमोशन, 100 रुपया तनख्वाह, मुफ्त खाना सरकार का, रहने का कमरा हमारा को, तो ठीक था। उन 100 रुपया बहुत होता था साहब। आपको, आप लोग बच्चे हो अभी, बहुत पैसा होता था। तो काम करता था ऐसे। तो वहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जहाँ पे एयरफोर्स के अफसर चुनते हैं। तो होता क्या था कि उसमें 8 या 10 अफसर होने चाहिए, 7 हो गए या 9 हो गए, तो एक आदमी और चाहिए था कि वो जोड़ी बन जाए। उसी हिसाब से उनकी सिलेक्शन थी। तो वहाँ पे एक मिस्टर श्रीवास्तव हुआ करते थे, GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ये वॉज ए स्क्वाड्रन लीडर, एयरफोर्स का अफसर था। तो सबको पता था मैं ही ग्रेजुएट हूँ। वहाँ पर हम 50-60 लोग थे सिर्फ, छोटी सी जगह थी। उसको पता ये ग्रेजुएट है। तो मुझे कहता नाउ यू ज्वाइन एज ए कैडेट, मतलब तुम भी उसमें आ जाओ। तो साहब वो मुझे 3-4 बार मुझे करना पड़ा। वो कह रहा मैं मार्किंग करूँगा बिल्कुल जैसे होती है मार्किंग, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए करूँगा, जैसे हम जज कर रहे हैं 10 लोग प्रॉपर जज। इससे डैम इट, यू कैन क्वालिफाई, यू आर क्वालिफाइड एज पर द ग्रुप टेस्टिंग, यू कैन बिकम एन ऑफिसर। मैं क्या सर ऑफिसर, लो जी। उसी उन्हीं दिनों में 62 हो गया, 63 में इमरजेंसी कमीशन के लिए आए। मैं ग्वालियर में था, तो सर वहाँ पे
पता लगा कि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो हमने भी भर दी। मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, और जब ज्वाइन किया था इंडियन एयरफोर्स, उस वक्त एलिजिबल होने चाहिए थे, दैट्स कुछ कंडीशंस थी, तो मैं एलिजिबल था। सब मैंने फॉर्म भरा, महीने बाद वो आए, उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया, फिज़िकल लिया, ये लिया वो लिया, और फिर मुझे बेंगलोर जाना पड़ा इसी काम के। जैसे ग्रुप टेस्टिंग यहाँ होता था ना, फौज आर्मी का वहाँ, एयरफोर्स का यहाँ होता था उन दिनों में, अब तो एयरफोर्स के भी बहुत बन गए, आर्मी की उस वक्त बेंगलोर में होता था आर्मी का। मैं वहाँ गया साहब, 4 दिन का इंटरव्यू था, GTO टेस्ट, ये टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सब कुछ हुआ, और सब मैं तो क्वालिफाई हो गया। तो अब मैं वापस जब आया, मैं तो अफसर बन गया, मैं तो आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गया जी डायरेक्ट। मतलब अब लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग के लिए पुणे जाना पड़ा, फिर OTS में एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स से बन गए। मैं आर्मी के ऑफिसर के लिए क्वालिफाई हो गया, कमीशन अफसर के लिए। मुझे फिर वापस पुणे OTS में जाना पड़ा, वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं 1964 एंड में मैं आर्मी का 2nd लेफ्टिनेंट बन गया। आप 2nd लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी के बन गए। तिलकराज कक्कड़ साहब, आपको जम्मू कश्मीर की मास्टरी हो गई थी फौज में रहते हुए। मैंने 5 साल वहीं काटे। जम्मू कश्मीर की आपको मास्टरी हो गई, और बाद में जब आप इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आडवाणी जी के बने, इंटरनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी इंटरनल, तब हाँ, आपको जम्मू कश्मीर ही मिला। नहीं वो ऐसा मुझे वो नहीं सब पता, एक्सपीरियंस इसमें पुराना था फौज का, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे लिए जम्मू कश्मीर को स्टेज पे समझना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैं जब 5 साल वहाँ काटे, और मैंने हाजी पीर की लड़ाई लड़ी, वहाँ गोली लगी मुझे, मैंने जम्मू का हर हिस्सा देखा हुआ था, चाहे वो पुंछ हो, रजौरी हो, अपना बारामूला हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, हर जगह मैंने वो देखी हुई थी। तो इसलिए मेरे लिए अगर कोई कहे कि आपने जम्मू पुंछ में जाना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, मुझे पता है कहाँ से जाना है और लोग कैसे किस तरह का है। तो मैं वहाँ पे था, और फिर सब जब मैं अभी मेरे 5 साल हो गए थे, नहीं 4 साल हुए थे आर्मी में, तो फिर एडवर्टीज़मेंट आई कि वो आर्मी अफसर्स जो कि ग्रेजुएट थे, और जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, देवर एलिजिबल फॉर द UPSC एग्ज़ाम। यूपीएससी, हाँ, UPSC का संघ लोक सेवा आयोग, हाँ यही UPSC। जी। अगर वो UPSC में ट्राई करना चाहते हैं IAS IPS की, तो दे आर एलिजिबल। हालांकि उम्र मेरी 28 हो चुकी थी, यहाँ पे 25 ईयर्स थी, बट आई वॉज एलिजिबल एट दैट टाइम। जब मैंने ज्वाइन किया आर्मी, तो मैं 24 का था, तो मैं तो एलिजिबल था, ग्रेजुएट भी था। तो मेरे मन में एक आया, यार मैं मेजर बन गया हूँ, करना क्या। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये एग्ज़ाम है ना, तो मैं एग्ज़ाम तो फेल हुआ नहीं कभी, तो सारा इसको भी देते हैं, देखिए करते हैं। तो साहब मैंने फिर कुछ भी नहीं किया, अखबार पढ़ता था, रोज़ करता था, यहाँ आया, पढ़ा, इन्होंने बुलाया, एग्ज़ाम दिया, यही अपने UPSC दिल्ली, उन दिनों दिल्ली में एग्ज़ाम होते थे, दिए साहब, पेपर दिए, 3 इंटरव्यू हुआ, और रिटर्न में पास हो गया, उसमें पास हो गया, तो भाई साहब मैं तो IPS में आ गया। अब मेरे लिए दुविधा ये थी वहाँ पे कि मैं फ़ौज में रहूँ, क्यों मैं फ़ौज में सिलेक्ट, अच्छा फ़ौज में एक बार फिर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर की 2nd सिलेक्शन बोर्ड हुआ, काफ़ी लोग निकल जाते थे, 50-60% निकल जाते थे, मैं उसमें भी पास हो गया। तो अब मैं परमानेंट आर्मी कमीशन होगी। अब मुझे आर्मी वाले कहें कि नहीं तुम नहीं जाओ यहाँ से, तो मेरे एक उस वक्त मेजर थे, बाद में जनरल बने, वो कहने लगे तू निकल जा यहाँ से, मतलब तेरा अच्छा है यार, IPS है, बन गया, बने पता नहीं क्या क्या बन जाएगा तो निकल जा। तो मुझे छोड़ दिया जी किस तरह, मुश्किल से ब्रिगेड कमांडर साहब ने साइन किए मेरी रिलीव आर्डर पे, भाई जा। तो मैं मसूरी ज्वाइन कर लिया सब, मसूरी ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ ये ट्रेनिंग की, आबू में ट्रेनिंग की IPS की, बस ज़िंदगी बन गई थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो ऐसे ही। एक वो लड़का जो 6 साल की उम्र में पाकिस्तान से आया, जिसके घर पाकिस्तान में घोड़े बने होते थे, घोड़ों पे पढ़ने स्कूल जाते थे, फिर 6.5 7 साल का वो बच्चा जब होता है, शरणार्थी कैंप में आता है बंटवारे में,
तिलकराज कक्कड़ अपने माँ बाप के भाई बहन के साथ, पिता 7 साल की उम्र में जब आप होते हैं तो 6.5 साल 6.5 साल तो उनकी डेथ हो जाती है। माँ जब आप 8 साल के होते हैं तो इस दिल्ली में जिसमें लावारिस हो गए थे, उस दिल्ली ने फिर आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा तक का सफ़र, इंडियन एयरफोर्स, फोर्स भारतीय थल सेना, उसके बाद आईपीएस तक का पूरा कराया। तिलकराज कक्कड़ जब भूखे पेट वाले तिलकराज कक्कड़ दिल्ली को घूम के देखते थे, फिर आईपीएस जहां बने खड़े थे, दोनों के बीच सर वो खाई क्या एहसास कराती थी बार बार? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी भावनाएं इस तरह की है कि मेरे लिए सब इंसान है, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, मैं केवल इंसान को देखता हूँ। और जब आईपीएस बन के मैं घूमता था, घोड़ों पे भी घूमता था, राजेंद्र नगर रिज रोड उन दिनों में एक बड़ी मतलब डरावनी सी जगह हुआ करती थी। मैं सेंट्रल का जब डीसी बना तो मैं ये सोचता था यार इतने सारे लोग हैं, ये बेचारे। जब गरीब को देखता था मैंने कहा ठीक है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ भैया मेहनत करो, मेहनत करो, भीख मत मांगो। 2 चीज़ें मैं नहीं टॉलरेट कर सकता, भीख नहीं मांगनी है, चोरी नहीं करनी। और बहुत कुछ है इस दुनिया में, हर एक के लिए बहुत कुछ है। और अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत कर सकते हो। मैं स्कूलों में जाता था, मैं सब जगह करता था, लोगों को बताता था, बच्चों को, कि देखो ये मत सोचो कि आपके लिए कुछ भी नहीं। अगर आप में कुछ हिम्मत है और आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है इस देश में। तिलकराज साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब की जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, ताशकंद में संदिग्ध मौत हुई, कुछ वो भी मेमोरी आप कहाँ थे क्या? हाँ, मेरा ऐसा है साहब कि मैं जब उनकी मौत हुई तो मैं उस वक़्त हाजी पीर पास, जो कि उरी और पुंछ को जोड़ता है, उसमें मैं लड़ाई लड़ी थी। मैं ज़ख्मी हो गया था। और जब ताशकंद हुआ तो उस वक़्त मैं क्योंकि मैं रिकवर करा था कैंट हॉस्पिटल दिल्ली में, मैं वहाँ 1.5 महीना रहा। मेरे ऑपरेशन 2 हुए, गोली निकली, फिर तो कुछ रह गया था, शरीर रह गए थे, फिर निकाले उन्होंने। तो मैं यहाँ था। मुझे ये लगता है कि देखिए इतनी फौज ने इतनी सेक्रीफाइस के बाद इतनी अच्छी जगह आपको दी है, इतना अच्छा लिंक दिया है, इतनी ज़मीन जो जिसके अगर आप रखना चाहते हैं तो आपका बहुत हिंदुस्तान की बहुत भलाई हो सकती है, उसको भी इन्होंने दिया। तो उस वक़्त बड़ा दुख हुआ। हम लोग कुछ अफसर जब हम थे वहाँ पे तो हम रोते थे, हम कहते यार हमने अपना खून ऐसे ही बहाया, इतना कुछ होके, सब कुछ होने के बाद ताशकंद हो गया। अब वो कहते हैं हम विड्रॉ करो। तो जब विड्रॉ हुआ तो मैं फिर वापस रिकवर करके वापस वहीं पहुँच गया था हाजी पीर में। तो जब विड्रॉ हुआ फरवरी में, हमने विड्रॉ किया फरवरी 66 में, तो बड़ा दुख होता था जब आप वहाँ से चले वापस और सब कुछ मतलब जो जीता था उसको अब वापस दे के चले, तो बड़ा दुख हुआ। और हमें शास्त्री साहब के ऊपर कुछ नहीं था। हम कहते हैं भाई फौज सिपाही इतना कुछ करता है और ये आखिर में सब कुछ दे देते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ इन चीज़ों का? तो दुख तो होता था, बहुत दुख था। एक आपने बताया कि आज हम अभी तक लड़ रहे हैं 62 से अब तक। हाजी पीर के रास्ते पुंछ का या कहाँ का ये रास्ता जो था, अगर ये ले लेते, वो एपिसोड आपने मुझसे कई बार जिक्र किया। क्या है जो आज तक पछता रहे हैं और आगे हिंदुस्तान की पीढ़ियां पछताती रहेंगी? ऐसा है कि जो जानकार लोग हैं, उरी हमारे पास है, पुंछ हमारे पास है, उसके बीच में जो इलाका है वो पाकिस्तान, उसको कहते हैं उरी पुंछ बल्ज कहते हैं उसको, वो पाकिस्तान के पास है। तो ये हुआ 65 में कि इसको लिंक करते हैं। तो जब वो इलाका सारा हमारे पास आ गया और उसके बाद नीचे मरी आप जानते हैं, उनकी डैम है और टूरिस्ट रिजॉर्ट है, मरी वो नीचे थी, उसके नीचे रावलपिंडी था। तो हम उन हाइट्स पे पहुंच चुके थे कि अब हमने केवल मरी और रावलपिंडी के लिए रोल करना था सिर्फ।
उतरना था नीचे। उतरना था। अब हमने जो चढ़ाई 10,000 11,000 में पहुंच गया। जब ये जीत लिया तो मैं खुद उरी से पुंछ गया हूँ, आधा रास्ता जीप पे, आधा रास्ता वॉक किया, कि सड़क बीच में टूटी हुई थी। कहूटा सुना हुआ उनका बेस है, न्यूक्लियर बेस। तो 52 किलोमीटर होता है उरी से पुंछ। अगर हम जाएं तो डिस्टेंस इज 52 किलोमीटर। लेकिन उस वक्त जब हमने वापस दे दिया, और उससे पहले अब अगर हमको उरी से पुंछ जाना हो, जो जाना पड़ता है, इट इज़ 288 किलोमीटर्स। करीब 300 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 300 किलोमीटर घूम के आप पहुंचते हैं पुंछ, और उस वक्त केवल 52 किलोमीटर में आप पहुंचते थे। और मैं वहाँ पे 2 बार वॉक किया मैंने, वहाँ से वहाँ तक, बीच में जीप, बीच में वो। तो इसको तिलकराज कक्कड़ साहब छोड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो भारतीय फौज हमारी आने वाली पीढ़ियों को तमाम उम्र अभी भी सब पछताते ही होंगे मेरे ख्याल, हर वक्त जैसे। क्योंकि वो एक एरिया था पंजाल, पीर पंजाल पास का, जहाँ से ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स, टेररिस्ट आते हैं, वो एरिया हमारे कब्जे में आ गया। तो अब वो हाइट हमारे पास है। जब हमने वेकेट कर दिया तो हाइट उनके पास चली गई। ओहो, मैंने कहा ना, हम 10,000-10,500 पे है। अब वो रोल करके आते हैं, हम डाउन में आ गए, वो हाइट पे। वो हाइट पे चले गए। कारगिल युद्ध जो हुआ था वो इसलिए उन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो हाइट पे पहुंच गए थे, और हमने हाइट वाली जगह हमें हाइट वाली जगह। कारगिल के अलग है, क्योंकि वो नहीं, लेकिन जो आप बता जो रहे हैं, चीज वही है, हमने हाइट वाली, नीचे से ऊपर जाना कठिन होता है। जिस जगह हम बैठे थे वो हम छोड़ आए, उनको दे आए, और वहीं से अब टेररिस्ट। तो ये एक बहुत दुख होता है। अभी कोई 1 महीना ही हुआ, मुझे बारामूला में बुलाया गया था हाजी पीर के ऊपर टाक देने के लिए, क्योंकि अब 60 साल हो गया, गोल्डन जुबली बना रहे थे। तो सामने देख प्लाक भी पड़ी हुई है, और मुझे दी उन्होंने, और बड़ी चीज़ें दी। तो एक हमने बताया कि लड़ाई हुई कैसे थी, क्योंकि आज के लिए बच्चे हैं जो 60 साल हो गए, तो ये जितने भी कैप्टन्स हैं, मेजर्स हैं, कर्नल्स हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ा है। बट जिस आदमी ने किया है, जिस आदमी ने हकीकत में ऑपरेशन में थे, उनका एक्सपीरियंस सुनना एक अलग बात होती है। तो मैंने वहाँ भाषण दिया, मुझे बुलाया, ऑफिशियली बुलाया गया था। मैं वहाँ गया, अभी पिछले महीने मई में गया था, नहीं जुलाई में। कुल मिला के ये थे वो तिलकराज कक्कड़, जो 6 साल की उम्र में माता पिता भाई बहनों के साथ पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए थे। वो बच्चा जिसके घर के बाहर पाकिस्तान में घोड़े बंधे रहते थे स्कूल लाने ले जाने के लिए, बंटवारे में जब वापस अपने घर यानी कि हिंदुस्तान जहाँ सब कुछ हुआ आए लौट के, तो पिता 7.5 साल की उम्र में, 6.5 साल की उम्र में चले गए। माँ 8 साल के जब हुए तब चली गई, लावारिसों की तरह इसी दिल्ली में पले। और उसके बाद कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दिल्ली के कई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम किया। लेकिन ये वही तिलकराज कक्कड़ की कहानी है जिन्होंने स्कूल और जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन कॉलेजों में लेक्चर देने यूनिवर्सिटी में जाते थे। कभी फर्स्ट डिवीज़न आई नहीं, लेकिन सेकंड डिवीज़न से नीचे भी कभी नहीं आई, और 4 वर्दियां पहनी, भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और IPS यानी दिल्ली पुलिस की। वाकई में बहुत बिरला रहा ये शख्स जिसने HD देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे और ये पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा था कि तिलकराज कक्कड़ पुलिस कमिश्नर हो, ये काम कर दो। और इन्होंने कहा कि आप मेरी पुलिस कमिश्नरी ले लीजिए, मुझे हटा दीजिए, किसी और को लगा दीजिए, लेकिन PM साहब मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। बहुत बिरले IPS होते हैं तिलकराज कक्कड़ जैसे, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक थे और एक ही आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेंगे तिलकराज कक्कड़। इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चौहान, थैंक यू स्टेटमेंट के लिए, थैंक यू वेरी बात मच करने के लिए।